नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हूँ आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन। उत्तराखंड में देर रात डोली धरती चक्र भूकंप झटका। प्रदेश 5 और ITI में DT पाठ्यक्रम का मिलने का मौका, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह राव की बढ़ी मुश्किल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तराखंड चुनाव में मतदान के लिए बनाए गए कुल 10,529 बूथ। उत्तराखंड में छांगुर मामले में कड़ी कार्रवाई, देहरादून पहुंची ATM, 5 पर की दर्ज। स्वच्छता सर्वेक्षण में ऋषिकेश राष्ट्रीय स्तर पर गंगा तटीय शहरों में 13वें स्थान पर रहा, प्रदेश में पहला स्थान। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से खबर बता रहे हैं सीएम धामी आज गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। आपको बता दें 12:45 पर अमित शाह पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2:05 पर उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर उधम सिंह नगर में होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। 42 पर अमित शाह पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर पहुंचेंगे। उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12:45 पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करें। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 12:45 का है जब गृह मंत्री अमित शाह पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह में शामिल होंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां धूमधाम से मनाया गया कारगिल विजय दिवस। मुख्यमंत्री करेंगे बलिदानियों को नमन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धूमधाम से मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। मुख्यमंत्री करेंगे बलिदानियों को नमन। गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश है। वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले 25 जुलाई शाम से ही जगमगाएंगे प्रमुख चौराहे।
तो राज्य के प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और कारगिल विजय दिवस को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, राज्य के प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा और इसी के साथ कार्यक्रम से पहले यानी 25 जुलाई शाम से ही जगमगाएंगे प्रमुख चौराहे। इस कार्यक्रम में वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। गांधी पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कारगिल दिवस विजय दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से कारगिल दिवस हर साल मनाया जाता है, इस बार भी गांधी पार्क में मनाया जाएगा। 26 जुलाई को ये मनाया जाएगा और इसमें बहुत भारी संख्या में जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो यहाँ के और भी लोग हैं उसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और उनको याद किया जाता है जो कारगिल दिवस में शहीद हुए थे। जी ठीक है शिव नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 20, 21 और 22 जुलाई की चेतावनी दी है। 20 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, 22 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़े हुए हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल कैसे प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से मानसून चल रहा है, मानसून में कई बार भारी बारिश देखने को मिला है और उसके बाद जो कई तरीके के नुकसान, जनहानि माली और बाढ़ वगैरह इस तरह के देखने मिले। तो इस बार फिर 3-4 दिन के लिए, अगले जो 3-4 दिन है वो भी भारी बारिश का रहेगा और ये जो मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया है। कई जिलों में बता दें तो रेड अलर्ट जारी किया है और वहीं कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपदा प्रबंधन है या और विभाग, संबंधित विभाग है, वो भी अलर्ट मोड पर हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और इस समिट के आयोजन से पहले हमने 25 से अधिक नई नीतियां बनाई। देश के विभिन्न शहरों में और दुनिया के कुछ प्रमुख स्थानों पर जाकर हमने रोड शो इत्यादि आयोजित किए और निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने पर होने वाले लाभ, आसानियां और एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में किस प्रकार का है इस सभी को बताया। और जब इन्वेस्टर समिट किया हमने तो आशा से अधिक हमको 3,54,000 करोड़ के निवेशकों के साथ करार हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका समापन समारोह में वो सम्मिलित हुए और उन्होंने समापन समारोह में अमित शाह जी ने तभी कहा था कि ये समापन नहीं, ये उत्तराखंड के उत्थान की शुरुआत हो रही है, निवेश की शुरुआत हो रही है, औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है। आज हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कल उन्हीं के उपस्थिति में पिछले 3 चरणों में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक संपन्न हो गई है और इसके संपन्न होने के बाद निश्चित रूप से जहाँ निवेश का एक अच्छा एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में बना है, औद्योगिकरण बढ़ा है, वहीं राज्य के अंदर नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों सृजन हुए हैं, जो राज्य के नौजवान युवाओं को भी मौका मिलेगा। राज्य के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा। सभी को रोजगार और व्यापारियों को हर दृष्टि से सबको काम मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ते खबरों में। जिला पंचायत कोटा 34 से दीपिका इस्टवाल ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता व समाज सेवी कविंद्र इस्टवाल भी उनके समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से दीपिका को जिताने की अपील कर रहे हैं। दीपिका ने कहा कि यदि जनता उन्हें समर्थन देकर सदन में भेजती है तो वो कोटा क्षेत्र की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करेंगी। विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा एकाएक घरों में अतिक्रमण के लाल निशान लगाने के बाद फिर से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनको धोखा दे रहा है। हल्द्वानी के एक पार्क में इकट्ठा हुए सुभाष नगर के लोगों का कहना है कि पहले नोटिस दिए गए, फिर आपत्तियां मांगी गई और निस्तारण करने से पहले ही घरों पर लाल निशान लगा दिए गए। प्रशासन का ये धोखा नहीं तो और क्या है। यही नहीं, कई लोगों ने कहा कि अब प्रशासन ने 1930 के नक्शे के हिसाब से नई जगह नल बनवाने की तानाशाही रवैया को अपनाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि 1930 में ब्रिटिश काल था, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं और अब 1980 में आवास विकास की स्थापना हुई है। उसके बाद नए सिरे से घर आवंटित हुए और आज प्रशासन को वो नहीं दिखाई दे रहा। देवखड़ी नाले में हमारे द्वारा जो प्रारंभिक सर्वे किया गया था, प्रारंभिक सर्वे में 203 लोगों को नोटिस दिए गए थे।
सभी नोटिसकर्ताओं के द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर कैंप लगाए गए। अपने कार्यालय में उनको पर्याप्त अवसर दिया गया। उनकी आपत्तियों का सुनवाई करते हुए कई व्यक्तियों के द्वारा ये भी आपत्ति की गई थी कि उनके सामने सर्वे नहीं हुआ, उनके मौके पर उनको चिन्हित करके नहीं बताया गया है कि कितना पार्ट आपका नाले की भूमि पे निर्मित है। उसके दृष्टिगत इस तरह निरीक्षण करते हुए नाले को मौके पे वेरीफाई करते हुए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान में 58 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। आगामी दिवस में अन्य अतिक्रमण को भी चिन्हित करते हुए मार्किंग कर दी जाएगी। मैंने पहले प्रशासन की ओर से एक हमारे पास नोटिस आया था, ठीक है। उस नोटिस में उनने हमसे जवाब, उसके लिए आपत्ति, डीएम से हम लोगों ने मुलाकात करी, कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करी, तो डीएम ने हमें कहा था आप इसके लिए आपत्ति दीजिए, आपके बाकायदा कैंप लगाए उनने, तो हमने आपत्ति दी। उसके लिए उन्होंने कहा था 13 अगस्त को एक बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मगर वो 13 अगस्त से पहले ही 15 जुलाई को अचानक दिन में ऐसे टाइम में जब लोग घर में नहीं थे, सरकारी अमला आता है और घरों के आगे से लाल निशान लगा देता है। और आपको सबसे बड़ी बात होगी, जो अभी वहाँ वर्तमान समय में नाला है, जिसको नगर निगम ने 2 साल पहले ही बनाया है करोड़ों की धनराशि से, उस नाले को अब नाला नहीं माना जा रहा है। आप उनको क्या कह रहे हैं, जो आवास विकास के रजिस्ट्री वाले दाखिल खारिज वाले मकान हैं, 2-2, 3-3 मकानों को तोड़ के नया नाला बनाया जाए। पहले हमें आया नाले के बेस पे कि 15 फीट का नाला है, उसको छोड़िए 3 मीटर, आप नाला छोड़िए, और दूसरा नोटिस लगा दिया अब घर के दूसरी तरफ कि इतना मीटर ये इधर छोड़िए आवास विकास में। और हम तोड़ने बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए वहाँ पे, हम मर जाएं, पहले अपना परिवार पहले बैठाएंगे, फिर हमारे ऊपर जैसे भी चलेगी तब जाके हमारा घर टूटेगा, फिर वो तालाब बनाए, कुआं बनाए, कुछ भी बनाए। हमारी रातों की नींद उड़ गई है और हम दहशत में जी रहे हैं। नाला हमारा जो था, आगे से पीछे से जो नाला है हमारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 1930 का नाला निकाल दिया अंग्रेजों के समय का, और अंग्रेजों के समय में यहाँ कौन था? कोई तो नहीं था, यहाँ तो कुछ बसा ही नहीं था, जंगल था यहाँ पर तो पूरा का पूरा, और 20 से लोगों के घरों को ये नाला आ गया है, और ये हम पे आके अंदर को आ गया है बीएसएनएल ऑफिस की तरफ को। मैं ये चाहती हूँ कि जो नाला जो जिस पे पहले कार्रवाई हुई थी उसी पे होगी और सबको नोटिस दिया जाए। पुष्पा बिष्ट, मेरा आवास विकास EWA में है मकान है, जो ये लोग नक्शे के हिसाब से नाला नहीं निकाल रहे हैं हमारे घरों के बीच में। घरों के बीच से भी छोड़ो, हमारा तो पूरा घर जा रहा है। उसके बाद ये नक्शा कैसे पास करें? जो 2030 का ये नक्शा ला रहे हैं, 2080 में ये नया नक्शा लागू हुआ है, उसके 1980 में ये नक्शा लागू हुआ है, लेकिन नया नक्शा जब लागू हो गया तो पुराने नक्शे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसके बावजूद भी ये नाले पे ना जा करके हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। विकास में रहते हैं और इसकी रजिस्ट्री के कागज हमारे पास सब चीज़ है। इन्होंने क्या कर रखा है कि बीच में से नाला निकाल रहे हैं, जो कि किनारे पे नाला पहले से ही है, और 1930 का ये नक्शा लेकर के आ रहे हैं, जो कि ब्रिटिश कालीन नक्शा है, ठीक है। और 1980 में आवास विकास को ये अलॉट हुए हैं। उसके बाद अलॉटमेंट सबके पास कागज़ पूरे पड़े हुए हैं और रजिस्ट्री भी हुई है, उसके बाद भी ये लाल निशान लगा करके चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार कांवड़ मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कर रहे हैं। बैरागी कैंप और रोडी बेलवाला में पहुंचकर उन्होंने पार्किंग, सफाई और पेयजल की स्थिति देखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बैरागी कैंप और रोडी बेलवाला पार्किंग का निरीक्षण किया गया। कोशिश है कि कांवड़ियों को पार्किंग में कोई परेशानी ना हो और सभी वाहन व्यवस्थित तरीके से खड़े हों। ये हमारी कांवड़ पट्टी रोडीबेल वाला क्षेत्र में, इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी, और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम्स मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि राग कावड़ का रूट भी है, कावड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है, और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कावड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। पहले दिन से हमने देखा कि कावड़ यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और 11 तारीख से हमने लगातार नोटिस किया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कावड़ यात्री आए थे। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश सरकार के कामकाज पर लोक गायक पवन सेमवाल द्वारा उठाए गए सवाल और उनके द्वारा बनाए गए गाने को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री
प्रसाद नेथानी ने पवन सेमवाल का बचाव करते हुए कहा कि जिस प्रकार पवन सेमवाल के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है वो बेहद निंदनीय है। मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि सरकार को तो खुश होना चाहिए कि पवन सेमवाल अपने गाने के जरिए सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। अभी धामी जी ने हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं जो हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखने का अभियान चलाए हुए हैं, भाई पवन सेमवाल जी जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक गाना बनाया है धामी जी पर, धामी जी की सरकार पर, और उस गाने को सुन करके धामी जी ने आनन फानन में इतने क्रोधित हुए कि पवन सेमवाल जी को दिल्ली से उठा करके यहाँ देहरादून थाने में रखा गया और उसके बाद उनको सुबह छोड़ दिया गया। और अब पवन भाई जो हैं सकुशल अपने घर दिल्ली में पहुँच चुके हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मसार है। धामी जी कोई भी पत्रकार हो, रुक करते हैं अगली खबर का। बांदा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। शहर मुख्यालय के अंतर्गत बुजुर्ग गांव के झंडा देवी मंदिर के पास 1 दर्जन से ज्यादा घरों में नाले का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि हर साल गौसाई तालाब के पास बना अवैध बंधा भारी बारिश के कारण टूट जाता है, जिससे नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में भर जाता है। साल से बंधा खुदा रहे हैं, 3 साल से बंधा फूट जाते हैं। तब खुदा रहे हैं ऊपर हमारे घर के, वो जहाँ बंधा फूट गए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती तो यहाँ 3 साल से घर गिरी हो गया, गला सर गया हमारा। आज फिर दरख्वास्त दे हैं डीएम साहब का, डीएम साहब भेजे का, सचिव का, सीडीओ वीडियो का, तो वो देख के आए तो तुरंत मशीन बोला था हुआ जीसीबी न चली, हुआ चली चैनर वाली जब मिलेगी जब आएगी। तो 2-3 लेवर आ गए, 2-3 लेवर फगवा गाल फोड़ दिया। अब चले गए कार्रवाई करके। तो ये पानी किस तरह से यहाँ पर आप लोगों का घर है? यहाँ ताला के नीचे बंधा बने और वो आरो पार ये कोसे का पानी आओ समिट गए तो बंधा फूट गए। अच्छा, आके साहब देख नहीं रहे। अच्छा, तो क्या नाली की साफ सफाई यहाँ पर नाले की नहीं हुई क्या? साफ नहीं होती है, चैनर वाली मशीन आओ वो साफ करेगी। जल भराव होता है यहाँ बाढ़ की वजह से, बांधों की वजह से, नाली में साफ होने से नाला जो है ये वार्षिक इसी तरह का हमारे घरों के सामने भर जाता है। बहुत परेशानी व दिक्कत होती है, पानी नहीं निकल पा रहा है। तालाब के नीचे से यहाँ तक देवी जी तक बिल्कुल जल भराव वार्षिक होता है। कई बार कंप्लेन भी की जा चुकी है लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई का कोई ध्यान देने वाला नहीं। जी, आज लगातार 2 दिनों से बारिश होने की वजह से जो कच्चे मकान थे वो लगातार काफ़ी जगह ये पता चला है कि मकान गिरे हैं, जिसमें से बहुत ही अफसोस की बात यह है कि बिसंडा थाना के अंतर्गत एक गांव में जहां एक घर के गिरने की वजह से अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कच्चा मकान था या पक्का मकान था, लेकिन वो मकान गिरने की वजह से 9 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से बहुत ही दुखद 2 बच्चों की मौत हो गई है। जिसमें आज हम लोगों ने ये मांग की है कि उन परिवार को तकरीबन 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो भी घायल है उनका सही तरीके से इलाज कराया जाए। और बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि पूरे देश में अरबों खरबों रुपए दिया जाता है और लोगों के मकान बनाए जाते हैं, लेकिन आखिर वो पैसे गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? आखिर उसकी वजह क्या है? एक बड़ा सवाल है। मैं प्रशासन से, शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जो भी जांच अधिकारी हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे सचिव हो, या जो भी तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर जो भी लोग गांव में गरीब हैं, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चे मकान है, मिट्टी की दीवार है, तो आखिर इन लोगों को मकान क्यों नहीं बनाया जाता है? आखिर उन लोगों का मकान क्यों बनाया जाता है जिनके घर पक्के हैं या जिनके घर में कमाने खाने वाले लोग हैं? ऐसे लोगों को तो मकान मिल जाता है, लेकिन जो बेचारे गरीब बेसहारा, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसे मकान नहीं। और अब खबर दून से है, जहां उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने साफ किया कि यदि किसी मदरसे की संलिप्तता छात्रवृत्ति घोटाले पाई गई है तो उसकी मान्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में 2023 के बीच राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बड़ी संख्या में संदिग्ध जारी आई थी।
सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने कहा, घोटाले में संलिप्त पाए गए मदरसों पर किसी प्रकार की नरमी नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले की मान्यता को रद्द करेंगे। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश के सभी स्कूलों में भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर अब पूरे राज्य में चर्चाएं हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, छात्रों और अभिभावकों को इसकी जानकारी लगे। बताया शिक्षा की ओर से सभी स्कूलों को लिखित निर्देश भेजे गए हैं। इसके बाद कक्षा नियमित रूप से गीता श्लोक पाठ शुरू होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।